Hello dear earthlings, class 12, how are you all of you? Fit and fine, healthy, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का आई होप हर एक लेक्चर समझ में आ रहा है और अप टू डेट लास्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक हुआ था उतना अगर क्लियर है देन यू कैन वॉच द होल लेक्चर दिस लेक्चर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं समझेंगे देन दिस लेक्चर विल बी नॉट अंडरस्टैंडेबल, ये नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो दैट इज व्हाई I recommend if you have not understood electric flux, go to the electric flux Vibrano class 12, then watch this lecture. Okay. आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका कंट्रीब्यूशन है अगर हम लोग को समझना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है कोई 3D क्लोज सरफेस के लिए। तो देखते हैं क्या है गॉस लॉ किस तरीके से आता है। सो दिस ग्रेट साइंटिस्ट इनका जो ये लॉ क्रिएट हुआ वो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल होता है जब कोई चार्ज कोई 3D शेप और उसके अंदर कोई चार्ज बैठे। हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी पढ़ा मैं उसको भी नहीं समझाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा बोलने का मतलब नहीं। उसमें हम लोग जो भी हम लोग ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इसको करके हम लोग को क्या मिलता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। अब वेक्टर के हिसाब से हम लोग को अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं होता है तो ये dA cos थीटा करके इंटीग्रेशन करके हम लोग को आंसर मिल जाता है। बट इस फ्लक्स को निकालने के लिए गॉस बाबा ने एक सिंपल फॉर्मूला निकाला कि अगर फॉर एज्यूम कि हियर इज अ स्फीयर और उस स्फीयर के बीच में एकदम सेंटर में अगर प्लस क्यू चार्ज तो इसके वजह से क्या होगा, इसका फील्ड क्रिएट होगा तो उसका हर एक एरिया ऊपर नीचे हर एक जगह से क्या जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई जाएगा। अच्छा, हर एक सरफेस का परपेंडिकुलर dA वेक्टर होगा क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा एरिया है, परपेंडिकुलर रहेगा। अच्छा, तो ई dA cos 0 डिग्री को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। ये तो एक तरीका है, बट एक इस सब एरिया को मैं अगर कर दूं cos 0 का वैल्यू 1 है तो E अगर कांस्टेंट वेरिएबल के लिए नहीं है, E अगर कांस्टेंट है तो पूरा छोटे 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 dA को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एरिया मिलेगा। वो टोटल एरिया कितना होता है 4πr²। एक स्फीयर का कर्व जो बाहर का सरफेस का एरिया वो कितना होता है P इंटू 4πr²। अगर मैं इस रेडियस को r पकड़ रहा हूं एंड फ्रॉम द सेंटर हर एक सरफेस से डिस्टेंस क्या होगा 4πr²। अच्छा, तो हर एक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो E का वैल्यू कितना होगा 1/4πε0 परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस Q डिवाइडेड बाय r²। और अगर हम फ्लक्स निकालें जो कि फॉर्मूला है E दैट इज 1/4πε0 QR² multiply area 4πr². So r² and 4π gets cut and we get a beautiful formula Q/ε0। इतना झमेला E का वैल्यू A का एरिया इसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा। एक स्फीयर के अंदर अगर अंदर कोई चार्ज बैठा है तो सेंटर में भी बात कर रहा हूं, इसके ऊपर कुछ आएगा कि ये चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा हम लोग आएंगे, मगर अंदर अगर कोई चार्ज बैठा है और अगर हम लोग उसको सेंटर में पॉइंट चार्ज मान लेते तो उसका एक इक्वेशन आ रहा है कि phi इज इक्वल टू EA, ये तो हम लोग को आ ही रहा है। एट द सेम टाइम ये भी बता रहा है Q/ε0। यानी अगर हम लोग को कोई स्फीयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ इंटरनल चार्ज ये मालूम रहे तो
तो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी का वैल्यू को डिवाइड कर देते, देन वी गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ इज ऑल अबाउट दैट the electric flux in a 3-dimension closed surface is equal to the total internal charge divided by the epsilon naught or electric permittivity। यानी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर जो इंटरनल चार्ज रहेगा उससे अगर एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देते वी गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ 3D क्लोज्ड सरफेस। और जब हम लोग क्लोज्ड सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तब हम लोग को कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंटीग्रेशन हम लोग करने के लिए क्लोज्ड सिंबल को दिखाने के लिए ऐसे सर्कल कर देते ताकि हम लोग दिखा पाएगा ये क्लोज्ड। सो फाइनली इफ यू आर टॉकिंग कि किस तरीके इसका जो प्रेजेंटेशन होता है गॉस लॉ का, तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, देन phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए E वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर सरफेस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द क्यू इंटरनल चार्जेस, अंदर जितना भी टोटल चार्जेस रहेंगे डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Gauss law. This is also the first equation of Maxwell electromagnetism का जब हम लोग इक्वेशन 4 पढ़ेंगे उसका फर्स्ट इक्वेशन ही आता है मैक्सवेल का। बहुत ही खूबसूरत एक लॉ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया किस तरीके से डिराइव हुआ और गॉस लॉ कहना क्या चाहता है। अब इसको मिलते हैं। वेक्टर देना बहुत जरूरी है बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कंपोनेंट, मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में यानी 0 डिग्री एंगल पे रहना चाहिए, दैट इज व्हाई द वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। और दोनों अगर इस तरीके से पैरेलल बाहर की तरफ आउटवर्ड हो, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड हो, देन अब देखते हैं अगर इस चार्ज को मैं हवा के जैसे एक विंड एयर, अगर मैं इसके अंदर एयर डाल दिया हूं और उसके साथ अगर कंपेयर करें तो एयर को अगर तुम डालोगे तो कैसे भी करके हर एक सरफेस से निकलेगा। दैट मींस अगर मैं इस स्फीयर को थोड़ा सा ऐसे दबा देता हूं, डेंट कर देता हूं, धक्का मुक्की मार के कोई आर्बिट्रेरी ऐसे शेप बना देता हूं, और भी मैं कॉम्प्लिकेटेड शेप बना दे रहा हूं, और उसके अगर इधर कोई प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस है तो भी उसका जो वैल्यू आने वाला है फ्लक्स का, दैट विल बी क्यू इंटरनल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। It does not depend on the shape of the object. इसके पीछे कंडीशन है कि शेप इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा है, मगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना चाहिए, सब आएंगे। बट ओवरऑल हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये स्फीयर हो या स्फीयर थोड़ा दबा हो, इवन अगर मैं शेप को और चेंज कर दूं, मान के चलो ये अगर कोई कोन है और उसके बिल्कुल सेंटर में, तो भी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सब जगह से ऐसे ऐसे, इधर भी ऐसे ऐसे सब निकलेगा, तो उसका वैल्यू आएगा। अगर यही चार्ज बाहर होता, ये चार्ज अगर बाहर होता और अंदर कोई चार्ज नहीं होता तो प्रॉब्लम आता, अलग मामला होता, क्योंकि बाहर से अगर किसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर देता है एरियल वेक्टर की वजह से। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक दो न्यूमेरिकल्स में हम लोग सीखे। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डिस्टेंस के साथ आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, फॉर्मूला ही वही है 1/4πε0 आर स्क्वायर चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। मगर अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब जो चार्ज होगा वो सरफेस के रिलेटिवली क्लोज रहेगा, और अगर क्लोज रहता है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस कि मैं अगर इधर देख रहा हूं कि चलो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑपोजिट 0 डिग्री में जा रहा है, ये इसके एंटी पैरेलल जा रहा है,
एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एक्सटर्नल चार्ज होता है तो एक 3D शेप के लिए उसका फ्लक्स का वैल्यू 0 आएगा। इस टाइम पे अगर मैं देखूं, अगर अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स का वैल्यू 0 आएगा, अगर इंटरनल होगा तो फ्लक्स का वैल्यू यह है। हर एक शेप के लिए हम लोग देख सकते हैं, अतरंगी अतरंगी जितना भी हम लोग शेप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ऑब्वियसली उसका एक सर्टेन अगर सिमेट्रिकल शेप रहेगा तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर ऐसे आर्बिट्रेरी शेप रहेगा तो उसका कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हर एक छोटा छोटा एरिया के हम लोग को देखना पड़ेगा, हर एक छोटा छोटा का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कर ले रहा हूं मैं, सेंटर में बैठा है तो भी वही, इसका फ्लक्स इधर से मतलब इक्वल इक्वल ऊपर से नीचे से सब जगह में ऑलवेज राइट। शेप कैसे ली, अगर मैं इसको पंच मतलब ये बॉल, ये क्या हो गया, एक्सैक्ट थैली जैसा हो गया, तो थैली के लिए कोई भी आर्बिट्रेरी शेप के लिए तो सेम बात है। कोई अगर जियोमेट्रिकल कोई फिक्स स्ट्रक्चर से, सिलेंडर, अगर मैं इधर सिलेंडर भी ड्रॉ कर लेता हूं, ये आ गया हमारा सिलेंडर, और सेंटर में बिल्कुल अगर सेंटर में क्या होगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से फ्रॉम एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट्स पासिंग, देन उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है यही होने वाला है। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता चला कि गॉस लॉ कितना उसका वर्सेटाइलिटी है, कहां कहां तक वो वैलिड हो पा रहा है। अच्छा, ये सब जगह में वैलिड हो रहा है, एक्सटर्नल के लिए वैलिड नहीं हो, क्योंकि एक्सटर्नल के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। न्यूमेरिकल्स में हम लोग ने प्रूव किया कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर वेरिएबल होगा तो फिर वैल्यू अलग आएगी। ऐसे न्यूमेरिकल भी हुआ था जहां पे ई चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, तब हम लोग का एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं हो पा रहा था, बट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी अगर हम लोग चार्ज नजदीक रखें तो बोला। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेक्चर में अच्छे समझ पाएंगे। आज हम लोग सिर्फ गॉस के बारे में बात करेंगे, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब बात करते हैं गॉस लॉ के कंडीशंस के ऊपर, और वो कंडीशन जानेंगे तभी अतरंगी और कुछ खूबसूरत न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देख पा रहा हूं इधर जो कंडीशन लिखा हुआ है, कंडीशन में ये आता है फर्स्ट कंडीशन में कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। फर्स्ट उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर इंटरनल चार्ज यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट में है, सेंटर में है, तो कोई टेंशन नहीं। अगर जो पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइंट में कुछ एरिया वॉल्यूम कुछ है क्या पॉइंट का, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मामला नहीं। मगर अंदर अगर कोई चार्ज रहे और वो अगर ये एक स्फीयर हो गया और अंदर में और एक स्फीयर काट लिया, क्लियर, और इसके ऊपर मान के चलो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अंदर, इसके अंदर नहीं, ये स्फीयर है, इसका रेडियस r है, ये बड़ा वाला स्फीयर का कैपिटल R, और उसके भी बाहर नेक्स्ट स्फीयर कंसिडर जो कितना है, मान के चलो R2 है। अब हम लोग देखते हैं तीनों स्फीयर में कंपैरिजन करके क्या है। जब स्फीयर से बाहर जा रहा है तब क्या हो रहा है, स्फीयर के इस सरफेस में क्या हो रहा है, इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, यानी चार्ज जिस सरफेस के अंदर हो, 3D क्लोज सरफेस के अंदर हो, और जिस सरफेस के ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अनयूनिफॉर्मली होता, तो एक जगह में ज्यादा जाता, एक जगह में कम जाता। मगर क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर से और इधर से और इधर से और इधर से, क्योंकि हर जगह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बराबर है, चाहे वो स्फीयर और बड़ा होता या और छोटा होता, इट वुडंट मैटर। तो उसी के लिए अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज लूं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर के अंदर, ये पॉइंट चार्ज लूं, तो भी जब रेडियस r है, r रेडियस के लिए
फाई का जो वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना आने वाला है, क्यू इंटरनल टोटल जो चार्ज होगा डिवाइडेड बाय, या समेशन हम लोग दे सकते हैं कि जितना भी चार्ज होगा दैट बाय एप्सिलॉन नॉट। मान के चलो कि इस स्फीयर के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो क्या होगा q1 प्लस q2 प्लस डॉट 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 qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जितना सारा होता। अगर बोलता कि एक q चार्ज है, एक 2q चार्ज, ऐसे करके मतलब है इसमें, मतलब q इधर q2 इधर q3 q4 ऐसे अलग अलग मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मगर यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल जितना चार्ज अंदर रहेगा प्लस करके डिवाइड कर देना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होने के लिए उसका अंदर का चार्ज जिम्मेदार होता है। बट वेट अ मिनट, व्हाट फॉर दिस या व्हाट फॉर दिस, ये स्फीयर जहां पे जो स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी फाई आर, उसके लिए क्या होगा, सोचो सेंटर में तो कोई चार्ज नहीं, ये तो बस एक डॉट है, इसके से मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूं। इस स्फीयर के अंदर यानी आर वाला जो छोटा वाला ये स्फीयर है, जिस स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं, उसके बाहर या सरफेस में चार्ज, तो उसके लिए उसका वैल्यू 0 होगा। हम लोग ने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिस्कस किया, क्योंकि वो दाया बाया ऊपर नीचे उसका एरियल वेक्टर की वजह से कि इधर एक डायरेक्शन, इधर उसका अपोजिट डायरेक्शन, इधर उसका अपोजिट, इधर उसका अपोजिट, इधर उसका अपोजिट, इधर उसका अपोजिट, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करके अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 0 कर देंगे। होगा कि नहीं, इधर 0 डिग्री होगा तो ये 180 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री होगा तो ये 180 डिग्री होगा, प्लस माइनस करके 0 कर देगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ठीक। अच्छा, ये बड़ा स्फीयर हो गया। अब देखो ये स्फीयर बड़ा हो गया, तो बड़ा होने से क्या होगा, तभी भी फॉर फाई आर इसके लिए भी उसका वैल्यू क्या आने वाला है, क्यू, ये R2 के लिए बात कर रही है, बड़ा वाला स्फीयर देख रहे हो, बड़ा वाला स्फीयर, इसके लिए भी q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होने वाला है। तुमने बोला अरे सर स्फीयर तो बड़ा कर दिया, रेडियस बढ़ गया, बट गॉस के लॉ के अंदर कोई भी जगह पे तुम रेडियस का जिक्र देख पा रहे हो, इज द फ्लक्स चेंजिंग विद द रेडियस ऑफ द डिस्टेंस, नहीं हो पा रहा। अंदर अगर बैठा है तो स्फीयर बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मान के चलो तुमने बोला सर R2 हो गया, बड़ा हो गया, तो 1/4 पाई E इंटू ए करेंगे ना, E इंटू ए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई R2 स्क्वायर। तो देखो तभी तो कट जाने वाला है और वही आंसर आने वाला है जितना अंदर चार्ज है। यानी इस चार्ज की वजह से चाहे इस स्फीयर का हो, चाहे इस स्फीयर का हो, चाहे इससे बड़ा स्फीयर का हो, इनफाइनाइटली बड़ा स्फीयर होगा तो मामला अलग हो जाएगा। बट जब वो निकल रहा है, हवा कैसे निकल के निकलेगा, हवा कैसे निकल के निकलेगा, तो उसके लिए उसका जो साइज है वो इंडिपेंडेंट है फ्लास्क के साथ। तो गॉस लॉ ये हम लोग को इंडिपेंडेंस देता है, फ्रीडम देता है कि डजंट मैटर वेदर द स्फीयर इज ट्वाइस और थ्राइस फ्रॉम द, मतलब जो हम लोग ओरिजिनल स्फीयर से 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना ही बड़ा हो गया, उसके वजह से वी विल बी गेटिंग सेम रिजल्ट। अंडरस्टूड। अब गॉस का शेप के ऊपर हम लोगों ने देखा, उसको डेंट कर दो, हवा अंदर तुमने डाला, एक ऐसे मान के चलो एक ऐसे तुमने बैलून लिया, उसका शेप ऐसा आर्टेड है, हवा डाल दे, कैसे भी करके उसके पोर्स अगर तुमने निकाले तो ऊपर नीचे से कैसे भी करके इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकल जाएगा। ऐसा नहीं एक जगह से ज्यादा, एक जगह से कम, एक जगह छेदा करोगे अलग बात है, सब जगह छोटा छोटा पोर्स कर दोगे। आर गेटिंग द पॉइंट? वेरी वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुमको, अलग अलग से ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। अच्छा, तो आप जानते हैं ना गॉस लॉ का और क्या क्या कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम लोग ने ये समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए हर जगह में, सरफेस का हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं। उसके लिए हम लोग को जो गॉसियन सरफेस बिल्ड करना है, दैट विल बी, जो सेकंड पॉइंट तुम लोग देख पा रहे हो,
उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल अभी करेंगे। जो गॉसियन सरफेस हम लोग देख पा रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट के बारे में आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह में, हर सरफेस में कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट करने का ये अर्थ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई शेप हम लोग बना दें, उसके बारे में आते हैं। डायरेक्ट में डायग्राम से समझा देता हूं, बोलने का ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। सेकेंड पॉइंट में ये बात बताया जा रहा है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग को कि सिलेंडर और ये अपना d इसका डिस्टेंस और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक q चार्ज रखा हुआ, ठीक है। इसके टॉप में, इसके सेंटर में नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्या हर सरफेस में यूनिफॉर्मली या कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, इफेक्ट डाल पाएगा नहीं। ये देखो इसके ऊपर से जो निकल गया, बाकी जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे गुजरने वाला है वो ऐसे गुजरने वाला है, हर जगह में तो इक्वल नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ताकि हर जगह में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो पाए उसके लिए हम लोग को एक सिमेट्रिकल आर्गुमेंट समझना पड़ेगा। यानी जो शेप होना चाहिए, अगर कोई भी सरफेस से तुम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम निकालना चाह रहे हो तो इसका जो सिमेट्रिकल शेप है उस सिमेट्रिकल शेप को हम लोग को विजुअलाइज करके फिर एक सरफेस का निकालना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है जो थर्ड पॉइंट है वो हर जगह में लागू है, 3D क्लोज्ड होना चाहिए, 3D क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो चार्जेस है वो अगर सरफेस में बिलोंग कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह में इक्वल नहीं हो पाएगा सरफेस के अंदर। देखो तुम इधर कर रहे हो और तुम इधर कर बोलते हो क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट, कैसे होगा? सेंटर में है क्या? नहीं। तो इसका ऊपर वाला सरफेस में कुछ क्या समझ आ रहा है, तो अनयूनिफॉर्म हो रहा है। अच्छा समझदार अच्छा, तो इसके क्या करना पड़ेगा, इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तुम एक गोला के ऊपर चार्ज लो या एक पॉइंट चार्ज ले लो, दैट डजंट मैटर। अभी हम लोग ने प्रूव किया फर्स्ट कंडीशन के तहत। सेकेंड वाले में अगर हम लोग को इस कंडीशन में कोई कंडीशन का कोई न्यूमेरिकल दिया है तो हम लोग को एक सेम हाइट का, सेम रेडियस का वी मस्ट ड्रॉ अ सिलेंडर। तो इसका भी अगर डिस्टेंस, हाइट, रेडियस ये भी डी है, ये भी डी, तो अब ये क्या बन गया? एक सिमेट्रिकली शेप, एक सिमेट्रिकली ज्योमेट्री बन गया। उसके बिल्कुल सेंटर में हम लोग को क्यू चार्ज मिल गया। और ये पूरा सिलेंडर का, अगर मैं टोटल सिलेंडर का बात करूं, ये टोटल सिलेंडर का फाइव टोटल, इसका क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल का मैं बात करूं तो एक बात बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज जितना ऊपर उतना नीचे, क्योंकि ये पूरा सेट मिल गया। इधर क्या था? इधर इसका आधा पार्ट इसके ऊपर काम कर रहा था, बाकी आधा पार्ट नहीं जा पाता। और इसको समझने के लिए अगर हम लोग एक सिमेट्रिकल पार्ट डिजाइन कर लेते हैं तो हम लोग को ये समझ में आता है कि ये जो सेंटर चार्ज है इसका हाफ पार्ट इधर जाएगा, हाफ प्लस का जो कंट्रीब्यूशन होगा, और हाफ प्लस का कंट्रीब्यूशन नीचे की तरफ जाएगा। तो यानी सिर्फ ये वाला सिलेंडर के लिए दैट इज दिस कितना आएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाएगा बिल्कुल। ये टोटल रहा, दो सिलेंडर मिला के Q बाय एप्सिलॉन नॉट रहा, तो एक सिलेंडर में कितना निकलेगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम जैसे स्फीयर में हम लोगों ने देखा, स्फीयर को मैं अगर हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर देता हूं, अगर हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हो जाए और उसके इस सरफेस के ऊपर मैं चार्ज रखता हूं, तो सरफेस के ऊपर एकदम टॉप में नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर मैं अगर एक इमेजिनरी करके एक उसको सिमेट्रिकल एक स्फीयर बना देता हूं, तो अब पॉइंट चार्ज
सेंटर में, एक तो पॉइंट चार्ज हो गया तो उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कोई टेंशन नहीं। अब ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र में आ गया, इधर से इतना आएगा, इधर से इतना आएगा। तो अब गॉस का लॉ के हिसाब से ये जो स्फीयर का टोटल स्फीयर का आएगा वो कितना आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और मैं अगर हेमिस्फीयर का बात करूं तो ऑब्वियसली बात है टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दो हिस्सा मिलके ये स्फीयर बन रहा है, तो आधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर आधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नीचे, तो आधा कांदा नाना पाटेकर वेलकम Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये है ऐसे जितना भी तुम कर सकते हो, जहां पे ये तभी वैलिड है जहां पे दो सिमेट्रिकल शेप जोड़ के एक कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर बना दे। ये मैं पर्टिकुलरली एक आधा सरफेस पौने सरफेस ऐसे हो रहा है, आधा सरफेस के लिए निकाल रहा हूं, ये टोटल 3D स्ट्रक्चर के लिए मैं थोड़ी ना निकाल रहा हूं, ये तो आधा इतना पार्ट के लिए, इतना पार्ट के लिए। अच्छा, अगर मैं इधर एक ड्रॉ करता हूं, सपोज एक 2D प्लेन है और मैं इसके जस्ट ऊपर मान के चलो A डिस्टेंस में अगर मैं Q चार्ज रखता हूं तब इस सरफेस के ऊपर कितना आएगा, एक तो 3D होना चाहिए इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसको 3D पहले कंप्लीट करो, इसका 3D स्ट्रक्चर को पहले कंप्लीट करो, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये मैं A डिस्टेंस में ऊपर लिया तो ऑब्वियसली बात है ये सेंटर होना चाहिए, यानी ये सेंटर में है, ये सेंटर है, इससे A डिस्टेंस ऊपर, इससे भी A डिस्टेंस ऊपर, इससे मैं राइट A डिस्टेंस, इससे राइट, क्योंकि मैं क्यूब बना रहा हूं इसको, तो सेंटर में आ गया। और मैं अगर A डिस्टेंस ऊपर और एक 2D प्लेन, इसके A डिस्टेंस बाहर एक 2D प्लेन कर दो तो ये क्यूब बन जाता है और बिल्कुल सेंटर में क्यूब आ जाता है। और पूरा क्यूब का, तब पूरा क्यूब का मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलने वाला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका अगर वैल्यू Q है ना, जितना भी होगा, जितना भी कूलम होगा। तो ये सेंटर वाला इलेक्ट्रिक चार्ज देखो कितना पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली कांस्टेंट सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जैसे भी समझो सब जगह में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब जाकर मैं एक पार्ट का निकाल पाऊंगा। वरना आर्बिट्रेरी शेप के बीच में जो हम लोग का, अगर आर्बिट्रेरी शेप के बीच में अगर मैं सेंटर रखता हूं, सेंटर में चार्ज रखता हूं, तो हम लोग को ये तो पता चला था ना कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, मगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया का निकालने जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम लोग को EDA करके निकालना पड़ेगा, वो बहुत कंप्लेक्स मैथमेटिक्स हो जाएगा, इस लेवल के लिए है। मगर अगर मेरे को कोई सिमेट्रिकल शेप ऐसे मिल गया और उसके कोई एक पर्टिकुलर सरफेस बोला कि जो तुम्हारा 3D सरफेस है इसका बस निकालो, इसका निकालो, तो निकालना आसान, देन इट विल बी इजी। और कैसे निकालूंगा, 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, क्यूब का जितना साइड है 6 पार्ट, तो सेंटर का चार्ज 6 पार्ट में, एक दाया, थोड़ा सा दाया, ये ऊपर, ये दाया, वो पीछे, ये आगे, ये नीचे, हर जगह में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो 6 पार्ट में अगर डिवाइड होता है तो एक एक पार्ट के लिए क्या मिल जाएगा, 6 बाई एप्सिलॉन नॉट। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, सिंपल है ना। गॉस लॉ का कंडीशंस कभी पूछ लेता है तो लिख देना, ये 4 पॉइंट जो मिला है, बट इसका एप्लीकेशन, इसको ये लॉजिक का, ये कंडीशन का एप्लीकेशन नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा तब गॉस लॉ में लगा पाऊंगा, मगर अगर मेरे को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है कि ऐसा टॉप में दे दिया, तो तब तो सब जगह में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो उसके रेस्पेक्ट में, उसका उस स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल डायग्राम 3D बनाओ क्लोज, और फिर एक एक पार्ट का निकाल लो कि वो चार्ज उसी के जैसा कितना सारा शेप के लिए इफेक्ट कर रहा है, ये सेंटर वाला चार्ज इसी के जैसा और एक शेप के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इसमें भी ये चार्ज इसी के जैसा और एक शेप के ऊपर, यानी ये चार्ज इक्वली 2 पार्ट में इफेक्ट कर रहा है, ये चार्ज इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी के वजह से एक के ऊपर
q by 6 एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर। बस तुमको सिमेट्रिकल आर्गुमेंट, ये एक सिमेट्रिकल आर्गुमेंट, ये एक थ्योरी बोलो, एक लॉजिक बोलो, इस लॉजिक से अप्लाई करके एक पर्टिकुलर सरफेस का हम लोग को निकालना पड़ता है। क्लियर? जार्विस को बोलूं मिटा देने के लिए? थैंक यू। अब एक लेवल ऊपर जाके देखते, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड में अगर स्ट्रक्चर में मैं देखूं कि अब ये हमारे क्यूब, और इसके इस कोने में क्यू चार्ज रखा गया, ठीक है ना, एक क्यू है, सब जगह साइड इक्वल है, और अगर क्यू इस पोजीशन में रखा गया है तो समझ में आ रहा है कि अगर इस क्यूब का ही मेरे को फ्लक्स निकालने देगा और इस क्यूब का फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आने वाला। व्हाई इज दैट? बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट फॉर एवरीवन। हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, इस जगह से निकल रहा है, तो इस जगह से निकल रहा है तो इसका एक सर्टेन डायरेक्शन इधर जा रहा है, बाकी आधा मेहनत तो बाकी साइड में करेगी, इधर इधर इधर। वो थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं नहीं इधर सरफेस में सब पूरा ताकत इधर झोंक देता हूं, वो तो एक ऐसा स्फीयर जैसे फैलता रहेगा हर जगह, तो इसका बाकी मेहनत तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जाएगा। इस क्यूब में इसका बहुत ही कम प्रोपोर्शन आने वाला है। कितना आने वाला है? इसके लिए इसका एक सिमेट्रिकल आर्गुमेंट निकाल, एक सिमेट्रिकल डायग्राम इमेजिन करना पड़ेगा जिसके अंदर ये चार्ज सेंटर में बैठ पाए। मुद्दा समझ में आ रहा है? मतलब हम लोगों ने ऐसे निकाला कि जिसके अंदर ऐसा एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बनाओ जिसके अंदर ये चार्ज सेंटर में बैठ पाए। अब उस सेंटर में बैठने की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो ठीक, 3 पार्ट में डिवाइड होता है ठीक, 6 पार्ट में डिवाइड होता है ठीक, जितना पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अब देखो इस डायग्राम को देखो, क्योंकि डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बस कभी आगे कभी पीछे इस तरीके से मामला चलते रहे, होगा कि नहीं? मेरा ड्राइंग को क्या ड्राइंग, मतलब समझ जाओ कि देखो बात, मैं पेंटर नहीं हूं, मेरे को ड्राइंग में 0 मिलता था, नहीं मैं ड्राइंग में 2-3 प्राइज मेरे को मिला था, मगर डायग्राम से समझ जाओ ना भाई, ऐसे मत जज करो। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, थोड़ी ना पेंटर। देखो इसके ऊपर एक दो आया, अब डायग्राम से पता चल रहा है कि इसके पीछे भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोने पे है ना, एकदम एंड में है। तुमने ऊपर नीचे से तो बैलेंस कर दिया, आगे पीछे से भी तो बैलेंस करना, क्योंकि ये जो चार्ज है इन क्यूब का पीछे साइड में, तो पीछे साइड से भी तो मेरे को सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा ताकि सेंटर में आए। ये स्ट्रक्चर में भी सेंटर में नहीं आया है, तो इसके पीछे सेम 1-2 ऊपर 1-2 नीचे, तो टोटल कितना क्यूब तुमको दिखाई दे रहा है? 8 क्यूब्स अगर तुम बिठाओगे तब जाके ये चार्ज सेंटर में बैठ पाए। सेंटर में बैठ गया, काफी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा सर? 8 क्यूब है, आप ही ने बताया सेंटर में बैठने की वजह से 8 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हो। तो ये अमूमन बात है कि भाई मतलब मेरे को अगर एक क्यूब का निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा भाई, यहाँ 5 इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। हाँ सही बात। इसके वजह से एक क्यूब में, दूसरा क्यूब में, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब में 8 पार्ट में ये क्यूब, हर एक क्यूब के अंदर 8 पार्ट्स में अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड हो जाएगा। एग्री टू दैट? अब मैं तुमको अगर बोल दूं कि एक सरफेस में कितना होगा, ये तो अंदर वाले ने ड्राइंग नहीं की, ऐसा पूरा 3D डायग्राम तुमको दिख ही रहा है। वैसे इधर डायग्राम करने का जरूरत नहीं, इतना अच्छा से पिक्चर हम लोग को डिपिक्ट करना। एक सरफेस में मैं बात करूं तो पीछे जैसे हम लोग एक क्यूब के अंदर एक सरफेस का हम लोग निकाल दिया था, तो एक क्यूब के अंदर 6 पार्ट में डिवाइड होता था। अच्छा, तो हर एक क्यूब का 6 पार्ट है और ये ऐसे 8 क्यूब है, तो मतलब एक चार्ज की वजह से 8 क्यूब में डिवाइड हो गया, और एक क्यूब के अंदर 6 पार्ट होने की वजह से तुम लोग क्या करोगे, ये 48 क्यूब बाई 48 ही नहीं करना चाहिए था, यही नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ये गलत है। सोचो अंदर बैठे हुए जो चार्ज है वो अंदर तक
सरफेस को कोई इफेक्ट करने वाला है क्या? हम लोग को गॉसियन सरफेस यानी आउटसाइड सिर्फ सरफेस को देखना है, जो सरफेस बाहर की दिशा में। अब ये जो चार्ज, इन दोनों के बीच में जो दीवार बन रहा है, ऊपर जो दीवार बन रहा है, पीछे जो दीवार बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये जो दीवार बन रहा है, ये जो दीवार बन रहा है, इनके ऊपर इफेक्ट करेगा क्या? इनके ऊपर इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो सोचो, हर एक क्यूब का कितने सारे दीवार गॉसियन सरफेस होगा। ये सब सरफेस गॉसियन सरफेस नहीं है। गॉसियन सरफेस वही है जो एक्सटर्नल है, इंटरनल चार्ज के आजू बाजू ये लगा हुआ नहीं है, वो गॉसियन सरफेस नहीं होगा। भले तुम इधर 8 क्यूब डालो, गॉसियन सरफेस वही कहला जाएगा जो कि एक्सटर्नल में बैठा होगा और क्यूब जिसके थ्रू बाहर निकल पाएगा। समझ लो, तो क्यूब तो अंदर बैठा है। अब क्यूब अगर मान के चलो इसके थ्रू गुजर गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वैल्यू दे पाएगा गॉस लॉ के? नहीं, वो ये सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए थोड़ी ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कौन है? ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये दायां वाला है, ये आगे वाला है, ये हमारे तरफ जो है ये आगे वाला है, ये दायां वाला है, ये पीछे वाला है। हर जगह से तुम देखोगे इसका भी ऊपर नीचे, और ये हमारे तरफ जो आ रहा है, ये हमारे तरफ वाला। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला, दायां वाला। समझ में आ रहा है? अभी तक तो डायग्राम लगभग खिचड़ी बन गया, मगर समझाने के लिए है। उस स्ट्रक्चर में अच्छे से देखो, जो दोनों सरफेस का जो बॉर्डर लाइन हो रहा है अंदर, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हर एक जगह में मैं पैटर्न देखूं तो हर एक क्यूब का 3 सरफेस मिल रहा है। पीछे भी होगा, पीछे से जो जाएगा दाएं से जाएगा ऊपर, इसके पीछे वाला ऊपर, बायां पीछे, अच्छा इसके पीछे वाला दायां नीचे पीछे, इसके वाला पीछे दायां नीचे। हर एक क्यूब का 3 ही सरफेस गॉसियन सरफेस कंसीडर हो जाता है। 3 ही सरफेस का फ्लक्स निकाला जा सकता है। तो ऐसे अगर ये चार्ज 8 क्यूब में जा रहा है इक्वली, और 8 क्यूब के अंदर भी एक क्यूब का 3 सरफेस में डिवाइड होगा। इस क्यूब में आया, इस क्यूब में जितना आया वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि बीच वाला जो सरफेस है उसका गॉसियन हम लोग नहीं पकड़ने वाले, वो इंटरनल है। अंदर का सरफेस गॉसियन नहीं होता, उससे थोड़ी ना बाहर जाने वाला है, वो तो अंदर है। अंदर तो सब। इसका मतलब ये है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एक सरफेस के अंदर। तो मैं अगर सिर्फ एक सरफेस का बात करूं, क्यू बाई डी एप्सिलॉन नॉट, अगर तुमको एक क्यूब के बारे में देता और एक सरफेस के बारे में अगर पूछ रहा है, तो द आंसर विल बी क्यू बाई 24। बोलो, कोई दिक्कत, एनी डाउट? क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया। और अगर थोड़ा सा लग रहा है तो वापस एक बार रिवाइंड करो, वापस एक बार देख लो, स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करो। बीच वाला जो दीवार बन रहा है ना, वो पूरा खत्म हो जा रहा है। ये ऊपर वाला, नीचे वाला सब खत्म हो रहा है। सिर्फ छत्ता देखना पड़ेगा, एकदम जमीन देखना पड़ेगा, बाहर इधर बस। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर मेरे को कर्व्ड सरफेस दिया है, तो कर्व्ड गॉसियन सरफेस में कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इसको बोलो। अगर कर्व्ड सरफेस के बारे में बात हो तो कैसे चले? हम लोग जो भी बात कर रहे थे उसका सरफेस है, ठीक है। अब कोई सरफेस, अगर कोई मान के चलो किसी के अंदर कोई कर्व्ड सरफेस है, जैसे कि मान के चले कोन है, कोन, ये हमारा आ गया कोन, ठीक है। तो इस टाइप का कोन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग क्या करें। इस कोन का मैं ले लेता हूं, ये सब, ये उसका सर्टेन हाइट होगा, इसका सर्टेन रेडियस होगा, सब कुछ। इसका बिल्कुल सेंटर में मान के चलो एक क्यू चार्ज है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। अब पूछा गया कि इसका कर्व्ड सरफेस का, यानी ये जो इलाका है इसमें कितना जाएगा। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना, क्योंकि
अब सेंटर में है तो तुम बोल नहीं सकते हो कि ये नहीं सर इसका कोई सिमेट्रिकल में स्ट्रक्चर बना के इसको कवर कर दो, ये नहीं होगा। अच्छा, क्यों बीच में है तो ओवरऑल ये पूरा कोन से कितना जाएगा, टोटल कोन का अगर तुमको पूछ लिया जाए तो कोन का तो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी पक्का। मगर ऐसे स्ट्रक्चर जिसका एक साइड एकदम अलग हो दूसरा साइड एकदम अलग हो, उसको तुम 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सिमेट्रिकल ऊपर से नीचे नहीं है। इट्स नॉट क्यूब, इट्स नॉट हेमिस्फीयर, इट्स नॉट सिलेंडर। तो इस टाइम में क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन आता है जो इस लेवल के लिए उतना इंपॉर्टेंट या ज़्यादा कहीं पे दिखाया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता, करवाया नहीं जाता, पूछा नहीं जाता, बट स्टिल हम लोग डेरिवेशन को ये कर लेंगे। बाद में मैं ज़रूर इसको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा उसके लिए, अभी उसको उतना रिलेवेंस नहीं है, उसके लिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। बट कर्व्ड सरफेस Fi के लिए एक फॉर्मूला ही आता है कि डिराइव करने के बाद Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस, ये याद है। ये थीटा कौन सा है, ये थीटा ये वाला थीटा, दिस वन, सिर्फ ये वाला, समझ में आ रहा है, ये वाला, दिस इज द थीटा। और ये थीटा अगर हम लोग को मालूम पड़ गया और हम लोग ये वैल्यू डाल दिए तो गेम हो गया। ठीक है, सिंपल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम लोग ने अगर कोई सिलेंडर सरफेस देनी है, पंजाबी जो मैं पंजाबी व्यूअर्स क्या देनी है केड़ी क्या बोलते हैं, मजा आता है बहुत स्वीट। ओके, अगर मेरे को बिल्कुल सेंटर में दे दिया है और बोल दिया गया है कि जो रेडियस जितना है सेंटर से उसका डिस्टेंस भी उतना ही, इस कंडीशंस में अगर वी आर आस्क्ड दैट हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस में कितना होगा, अगर हम लोग को पूछ लिया तो हाउ विल वी गेट। तो देखो, एक सिलेंडर को तुम ऐसे और ऐसे दो अगर कोण में डिवाइड कर दो तो ये दोनों सरफेस कोण के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब से निकल जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, और बाकी जो बचा रहेगा वो कर्व्ड सरफेस से निकलेगा, जो बचा है वो कर्व सरफेस से निकलेगा, बाकी दोनों कोण के हिसाब से निकल जाएगा। यानी मेरे को अगर कर्व निकालना है तो मैं ऊपर, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस मेरे को हटाना है, ये सरफेस हटाने के लिए इस सरफेस का जितना फ्लक्स है और इस सरफेस का जितना फ्लक्स है दोनों को मैं हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा टोटल सिलेंडर का फ्लक्स से, तब जाके मेरे को क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस। क्योंकि एक सिलेंडर क्या होता है, ये भी क्लोज्ड, ये भी, दो क्लोज्ड और एक कर्व सरफेस से बना हुआ रहता है, क्लोज्ड सिलेंडर। तो मैं क्या करूंगा कि ये सिलेंडर का टोटल ये कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक एक कोण का हम लोग ने अभी क्या देखा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा थीटा। और मेरे को अगर कर्व सरफेस निकालना है तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, द कर्व, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या R है कि क्या है सर, कर्व CU चलो ना R दे देते, कर्व सरफेस इज इक्वल टू सिलेंडर माइनस 2 इंटू फ्लक्स ऑफ कोण, काहे एक ऊपर एक नीचे, दो कोण को माइनस कर हो जाएगा, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल सिलेंडर के बीच में रहेगा हर जगह से अगर मैं निकालूं, और टोटल में नेट रिजल्टेंट अगर देखूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, Q एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को R दे दिया गया है, तो मैंने बोला था ये है ना, तो ये ट्राइंगल को मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी R, बेस और परपेंडिकुलर जब सेम होता है तो एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस R बाई R, तभी तो वैल्यू कितना आता है 1, तो ये एंगल कितना होगा
45 डिग्री। तो हमारा आंसर ये आ गया, ये 2 से 2 मर गया, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसको अंदर घुसा दो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस Q बाई cos 45 डिग्री कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट cos 45 डिग्री होगा ना, ये Q एप्सिलॉन नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये Q एप्सिलॉन नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ये दोनों कैंसिल, तो आवर फाइनल आंसर ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, ये हम लोग आंख मूंद के तुरंत लिख सकते हैं √2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? बढ़िया, कोई टेंशन कोई दिक्कत? दो था ना, दो हिस्सा था, हटा दिया, कर्व सरफेस निकालना था, मजा आया? बोलो, सिंपल, कोई दिक्कत? कौन का बस फॉर्मूला को याद रखना है, डेरिवेशन करें कभी करें, बहुत लंबा हो जाएगा, बोलो तो मैं अभी करवा देता, मगर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी सिंपल के ऊपर चले जाते हैं, सिंपल तो है ही नहीं है सब, बाकी डेरिवेशन ऐसे पूछता नहीं मगर कैसे आया कर देंगे सिंपल, कोई दिक्कत? बस वो अंदर जा रहा है मल्टीप्लाई, ये सब तो करना है बस। एंगल का खास ध्यान रखना है, ये 45 डिग्री हुआ इसी के लिए, अगर 45 डिग्री नहीं होता यानी ये तभी वैलिड हुआ कि जब सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस और रेडियस सेम है सिलेंडर का। अगर नहीं होता तो कॉस का थीटा का वैल्यू अलग होता, तो पूरा वैल्यू अलग हो जाता। ये तभी आ रहा है कि जब रेडियस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको टोटल हाइट बोलता हूं, ये अगर टोटल हाइट होता है तो इज इक्वल टू h/2 होता है। रेडियस का वैल्यू जब हाइट का आधा होता है, ये भी बोल सकते, टोटल हाइट का वैल्यू का जब आधा रेडियस का होगा तब ये मुमकिन है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, मिटा दे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती। ओके, सो बट इज एक अच्छा मैथ्स लास्ट में कर लेते हैं। देखो ये सब न्यूमेरिकल तुमको HC वर्मा अच्छे बुक में, वाल्टर ल्यून का जो बुक्स लेक्चर्स रहते हैं ये सब जगह में मिलेगा, अच्छे सब न्यूमेरिकल सब बुक्स में तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना? बस समझने के लिए अच्छे रिकमेंडेड बुक फॉलो करो, तुमको एक से एक ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलने वाला। ये नहीं कि मैं मन से कुछ करके ऐसे दे रहा हूँ। यह हो गया हम लोग का गर्मी में पीने का घड़ा। वाह, अच्छा बनाया ना। चलो, पाब्लो पिकासो मेरे से मिलने आया था, बट मैं तब रिसर्च में बिजी था। वैसा ये कौन है? अच्छा, अब देखो ये इसमें भी पूछा गया है। देखो ये कर्व सरफेस स्पेशल केस है, ये कर्व सरफेस के बारे में जब पूछा जाता है, अरे आर कर्व सरफेस के बारे में जब पूछा जाता है तब, तो इसमें कर्व सरफेस कौन है? ये सरफेस से जितना प्लस निकलना मेरे को एलिमिनेट करना है। अंदर का तो कोई मामला ही नहीं है। अंदर का तो देखो, अंदर अगर मेरे को मान के चलो एक इस सर्टेन डिस्टेंस में कहीं पे इस सर्टेन डिस्टेंस इधर दे दिया, ये क्यू चाहिए दे दिया। इस सरफेस से निकला हुआ प्लस मेरे को निकालना, तो इधर से इतना तक सरफेस को मैं किस डिजाइन में देख सकता हूँ? समझ पा रहे हो? इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, हटाने के लिए मैं कौन सा ज्योमेट्री अप्लाई कर सकता हूं? इसमें कोन अप्लाइड होगा, क्योंकि कोन को निकाल लो तो ये पूरा सरफेस भुट उड़ जा रहा है। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन से निकला हुआ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो गायब हो जाएगा, बचा रहेगा इसका। और कोई भी आर्बिट्ररी शेप हो, पहले जैसे ही एक आलू जैसा हम लोग ने स्फीयर को शेप बना दिया था, तो ओवरऑल मैं इसको अगर एक वेसल बोलूं, वेसल, तो उस वेसल का पॉट बोल सकते हो। Q/ε0 टोटल होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको माइनस करना है, टोटल से कोन को माइनस कर दो, कर्व निकल के आ जाएगा। तो बहुत सिंपल। अब इसमें कोई अगर कंडीशन, हमेशा थोड़ी ना कंडीशन रहेगा कि इसमें कोई रेडियल डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस रेडियस इक्वल हुआ, तब जाके हम लोग थीटा को 45 डिग्री कर सकते हैं। क्योंकि अभी तुम लोग का दिमाग में आ रहा है कि मैं कोण निकालूंगा और डायरेक्टली तुम लोग लिख देने वाले थे q/√2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने बोला था तभी मुमकिन है जब जहां पे है चार्ज, उस चार्ज से वो चार्ज बिल्कुल इसका वर्टेक्स में अगर बैठा है और उस उधर से लेके इसका हाइट और ये रेडियस सेम होगा। अगर नहीं हुआ तो एंगल अलग हो जाएगा ना। अगर ये और लंबा हो गया तो एंगल छोटा हो जाएगा। अगर ये कोण अगर मान के चलो इस तरीके का है तो क्या ये एंगल उतना होगा? अगर लंबा हाइट हो गया, छोटा सा रेडियस आया तो एंगल छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएंगे, है ना। तो तब क्या करेंगे? कोण के लिए फॉर्मूला तो वही है कि q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब सिलेंडर वाला केस नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होगा तब जाके मैं cos 45 बिठा सकता हूँ। तो इधर मैं 45 नहीं बिठा सकता हूँ। ये अलग अलग हाइट हो सकता है ये लंबा हो और रेडियस पतला हो, तब थीटा अलग आए। हो सकता है हाइट सेंटर चार्ज से जो कोण है उसका रेडियस बड़ा हो, हाइट छोटा, तब एंगल बड़ा हो सकता है। तो ये थीटा नापने के लिए क्या करेंगे? cos थीटा नापने के लिए क्या करता है? जल्दी बताओ। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा कौन सा है? ये वाला है थीटा, है ना, ये वाला है ना थीटा। तो बेस बबुआ कौन है? ये हाइट और ये क्या होगा? ये रेडियस। तो ये कितना आएगा? h² प्लस r² रूट हाइपोटेनस बेस, तो h अपॉन रूट h² प्लस r²। क्लियर? तो q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h बाई, बोलो दैट इज आंसर। अब इसको तुमको अंदर लेके जाना है, क्या करना है तुम जानो। एंगल दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हाइट है तुम्हारे पास, रेडियस दिया रहेगा, इसको प्लस को बिठाओ, हाइट बिठाओ, रेडियस बिठाओ, हाइट बिठाओ, आ गया आंसर। मगर क्या खुश हो रहे हो? ये कोण का है? अभी तक कर्व सरफेस का नहीं आया है। कर्व सरफेस को निकालने के लिए तुमको पता है कि टोटल वेसल को माइनस कर दो। एक ही कोण है, दो कोण तो है नहीं कि तुम 2 मल्टीप्लाई करने वाले थे। सिलेंडर में 2 कोण था, ये तो एक ही कोण है, एक कोण को माइनस करो टोटल वेसल से। तो q/ε नॉट माइनस ये कोण का है, भूलना मत, 2/ε नॉट 1 माइनस h बाई रूट h² प्लस r²। देखे कमाल, ये पूरा आ गया हमारा। कोई दिक्कत? q/ε नॉट टोटल वेसल का आएगा, गॉस लॉ टोटल, वो भी गॉस लॉ से आया है, अलग तरीके से डेरिवेशन होने की वजह से आया है। जैसे पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, सब जगह q/ε नॉट नहीं था। जैसे हम लोग टॉप में बॉटम में कहीं भी पकड़ रहे थे तो उसका कैसे अलग अलग शेप में आ रहा था, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, कभी q/6, कभी q/2, कभी q/ कुछ। तो इसकी वजह से ये आया, माइनस कर दिया, आ गया। तुम उसको एलसीएम लो, क्या करो तुम जानो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहो, समझते रहो। एनी डाउट है तो गो टू द ऐप में डाउट सेक्शन होगा, हम लोग को आपका डाउट भेजिए। अगर लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हुआ इस रिलेटेड, अगर कुछ आपके पास क्वेश्चन है, विल बी आंसरिंग यू। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडीइंग। जय हिंद।